फ्लैशबैक। रियान विक्रम के पापा ने कहा, चुप करो माँ, तुम्हें इसके अंदर अपनी पोती नहीं दिखाई देती? अमन की हर बात को आप सपोर्ट करती हो, उसकी गलत बातों में भी पूरा साथ देती हो। दादी ने कहा, रियान अपने लेक्चर अपने पास रखो और जल्दी से चलो, पार्टी में कोई नहीं है। पार्टी में ध्यान कौन रखेगा? विक्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। विक्रम ने गुस्सा करते हुए कहा, दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने गौरी के ऊपर हाथ भी उठा दिया, इसमें इसका क्या कसूर है? कसूर तो अमन का है। आप उसकी जगह आप गौरी को थप्पड़ क्यों मार रही हैं? दादी ने गुस्से में विक्रम को देखकर कहा, चुपचाप जाकर पार्टी एंजॉय करो। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि घर के फैसले में अपनी राय दे सको। विक्रम ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा, और दादी ये लड़की इतनी बड़ी हो गई कि आप इसे उठा लाने पर भी अमन भाई से कुछ भी नहीं कह रही हैं। तभी रीना ने विक्रम से कहा, विक्रम चलो मेरे साथ, पार्टी में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और इतना कहकर विक्रम को खींचती हुई अपने साथ ले गई। रियान ने गौरी को देखकर कहा, गौरी बेटा इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं। तुम अगर मुझे अपना पिता समान समझती हो तो पार्टी में चलो, मेहमान के सामने आ जाओ, हमारी इज्जत का सवाल है। इतना कहकर रियान वहां से चला गया। दादी ने गुस्से में गौरी से कहा, सुना नहीं रियान ने क्या कहा है? अब चुपचाप जाकर चेहरा ठीक करो और चलो। गौरी रोती हुई मिरर के सामने आ गई। गौरी ने अपना चेहरा ठीक किया और अपनी साड़ी को भी ठीक किया। उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और फिर रीना के साथ मेहमानों के सामने चली गई। होटल उनका खुद का था तो टेरेस बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। अमन अपने दोस्तों के बीच बैठकर ड्रिंक कर रहा था। गौरी रीना के साथ टेरेस पर आई और रीना ने गौरी को मेहमानों को अमन की पत्नी कहकर मिलवाया। गौरी ने अपना सर पर पल्ला रखा था कि दादी के थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा था, जिसे छुपाने के लिए रीना ने गौरी के सर पर पल्ला रख दिया था। पार्टी में आई एक औरत ने गौरी के गाल पर थप्पड़ का निशान देख लिया। उस औरत ने रीना की तरफ देखकर कहा, रीना जी लगता है आपके घर में बहू को मारपीट करके रखते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए घर वालों ने मेहमानों से झूठ बोला था कि गौरी अमन की पत्नी है। अमन रीना के देवर का बेटा था। देखो जरा कितनी गोरी है कि थप्पड़ के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। रीना के पास उस औरत के सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन दादी ने ताना मारते हुए कहा, घर की बहू को मार पीट कर ही रखना चाहिए, नहीं तो उनकी जुबान तुम्हारी तरह चलने लगती है। उस औरत ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, माँ जी जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती उस घर का पतन भी जल्दी हो जाता है। उस औरत को तंज करते हुए कहा, तुम्हें हमारे घर के पतन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अपना घर खुद संभाल लेंगे, समझी तुम? दादी ने कहा, मेहमान बनकर आई हो तो पार्टी एंजॉय करो, खाओ पियो और चलती बनो। सलाह देना तुम्हारा काम नहीं है। वो औरत मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ चली गई। अमन ड्रिंक करते हुए अपने दोस्तों से बात कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान गौरी की तरफ ही था। अमन से कंट्रोल ना हुआ तो उसने गौरी का हाथ पकड़ा और अपने दोस्तों के बीच ले आया। अमन के सारे दोस्त उसके जैसे ही शराबी थे। गौरी को सबसे मिलवाते हुए कहा, यह है गौरी, जिसे मैंने 15 लाख में खरीदा है, देखकर बताओ कैसी है? अमन के ऐसा करने से दादी दादा रीना रिहान सब शॉक्ड थे। विक्रम तो गुस्से की वजह से पार्टी में आया ही नहीं था। रियान ने रीना के पास आकर कहा, करवा रहा है बेइज्जती तुम्हारा लाडला, मेहमानों के सामने गौरी को अपने शराबी दोस्तों से ऐसे मिलवा रहा है। रीना कुछ बोलती उससे पहले ही दादी ने कहा, जो कर रहा है करने दो, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, जब अमन का जी भर जाएगा तो उठाकर बाहर फेंक देंगे। सब लोग अमन और गौरी को ही देख रहे थे, जिसमें कुछ लोग गौरी को अच्छी नजरों से और कुछ बुरी नजरों से। पार्टी में आए कुछ औरतें गौरी को दया और तरस खा रही थी, पर दादी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। अमन ने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे दोस्तों के पैर छुओ और नमस्ते करो। अमन के व्यवहार से गौरी की आंखों में आंसू आ गए और उसे समझ ही नहीं आया वह कैसे रिएक्ट करे। वह चुपचाप नजरें झुकाए उन आदमियों के पैर छूने लगी, फिर हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अमन के सभी दोस्त गौरी को गलत नजरों से देख रहे थे। अमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दोस्त ने गौरी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहा, ठीक है, सुंदर भी है, ये पल्लू किस लिए रख रखा है? ऐसा कहकर आदमी ने गंदी सी हंसी हंस दी। अमन ने एक जहरीली मुस्कान के साथ गौरी के सर से उसका पल्लू सबके सामने हटा दिया। अमन ने नशे की हालत में कहा, किसी से पल्लू करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हें देखना चाहते हैं, इन सबको तुम्हें ठीक से देखने दो। यह सुनकर रियान को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में अमन की तरफ बढ़ने लगा।
रीना ने रेहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, यहाँ सब मेहमान है, वह तो नशे में पागल है, आप तो अपना दिमाग शांत रखिए। अमन के ऐसा करने से गौरी बस रोई जा रही थी। गौरी को अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था। इतनी खुश थी कि आगे की पढ़ाई के लिए अपने पापा से बात करेगी, और कहाँ उसकी जिंदगी इस तरह से बदल गई थी। उसके पिता ने शराब के लिए अपनी बेटी को ही बेच दिया। गौरी के पास कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर तो किसी से भी कोई उम्मीद नहीं थी। अमन के एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुमने गौरी के साथ सुहागरात मना ली क्या? अमन ने कहा, ये तो मैं भूल ही गया। उसने गौरी का हाथ पकड़ा और खींचकर टेरेस से अपने रूम में ले जाने लगा। ऐसा करने से गौरी को डर लग रहा था, इसलिए उसने अपना हाथ अमन के हाथ से झटक दिया। गौरी के ऐसा करने से अमन को गुस्सा आ गया। उसने गौरी को बालों से कसकर पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगा। रीना और रेहान बेबस नजरों से उसे देख रहे थे। रीना अभी कुछ बोलती उससे पहले ही दादी ने कहा, खरीद कर लाया है तो जो कर रहा है करने दो। गौरी चीखती चिल्लाती रही, प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। लेकिन अमन ने एक नहीं सुनी। वह मेहमानों के सामने ही उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और अमन के दोस्त हंसते रहे। अमन गौरी को खींचता हुआ होटल के अपने कमरे में ले आया और गौरी को बेड पर फेंक दिया। अमन ने पहले बहुत ड्रिंक कर ली थी। गौरी की खूबसूरती भी उसे पागल बना रही थी। अमन ने गुस्से में कहा, अपने मालिक को खुश करना नहीं आता, नखरे दिखा रही हो। तुम्हारे साथ मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे बाप ने 15 लाख में मुझे बेच दिया है। जो मेरा मन होगा तुम वही करोगी। मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। इतना कहकर अमन गौरी के ऊपर आ गया और गौरी को जबरदस्ती किस करने लगा। लेकिन गौरी ने पूरी जान लगाकर अमन को धक्का दे दिया और खुद बेड से उतर गई। गौरी के ऐसा करने से अमन को गुस्सा आ गया। गौरी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अमन ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों छोड़ दूं तुम्हें? खरीदा है मैंने पूरे 15 लाख में। खरीदी हुई चीज को छोड़ते नहीं है, बल्कि उसका अपने हिसाब से पैसे वसूल करते हैं। गौरी उम्र में छोटी थी लेकिन समझदार बहुत थी। गौरी समझ रही थी कि अमन उसे ऐसे जाने नहीं देगा। गौरी ने फिर भी उसके पैरों में गिरकर विनती करने लगी, मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अभी तो मेरी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है और मैं कोई चीज या सामान नहीं हूँ जिसे आप खरीद सकते हैं। अमन ने गौरी की साड़ी खींचते हुए कहा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास जितना तुम गिड़गिड़ाने में बर्बाद कर रही हो। इतने समय में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर निचोड़ कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगा। अमन गौरी की साड़ी खींच रहा था और गौरी पूरी ताकत से अपनी साड़ी पकड़े हुए थी। गौरी चिल्ला रही थी लेकिन वहां कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। दूसरी तरफ पार्टी में शांति, जयदेव, सालू और अक्षित आ चुके थे। अक्षित का फोन आ जाने की वजह से वह थोड़ा नीचे के फ्लोर पर आ गया था। अक्षित फोन पर बात कर रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर और खड़े रहने के बाद दोबारा उसे आवाज न सुनाई देने पर उसे अपना वहम लगा और फिर वो पार्टी में चला गया। होटल के कमरे में गौरी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब तक अमन ने गौरी की साड़ी को उसके शरीर से अलग कर दिया था। साड़ी खुलने के बाद भी गौरी खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। गौरी अमन को खुद से दूर कर रही थी। गौरी का बार बार दूर होना और चीखना चिल्लाना अमन को गुस्सा आ गया और उसे बर्दाश्त न हुआ। उसने गौरी के सर पर एक थप्पड़ मार दिया। इतना तेज था कि गौरी पीछे टेबल से जा लगी। उसके सर में चोट लग गई और ब्लड निकलने लगा। गौरी के बालों को पकड़कर उठाते हुए कहा, मैं तुमसे कितनी बार कहा है, लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं होती। मैंने तुम्हें खरीदा है और मेरा जो मन होगा वही होगा। तुम्हारा कोई किडनैप नहीं किया है। तुम्हारे बाप ने खुद तुम्हें मेरे साथ भेजा है, क्योंकि वो मेरे 15 लाख नहीं दे सकता था, इसलिए तुम्हें बेच दिया। अपना हक मांग रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगी। इतना कहकर अमन ने गौरी को थप्पड़ मारने लगा। गौरी ने पूरी ताकत लगाकर अमन को खुद से दूर कर दिया और गेट खोलकर भागने लगी। गौरी होश में नहीं थी, इसलिए वह टेरेस पर पहुंच गई। गौरी को इस हालत में देखकर टेरेस पर सभी लोग शॉक्ड हो गए। गौरी अपने हाथ जोड़कर सबसे कहने लगी, प्लीज कोई मुझे बचा लो, वह मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है। कोई कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अमन ने पीछे से आकर गौरी को पकड़ लिया। गुस्से में फिर से गौरी को थप्पड़ मार दिया। अक्षित ने जब ये सब देखा तो वो आगे आया, लेकिन शांति ने उसे रोक लिया। शांति ने कहा, अक्षित, ये घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो।
अक्षित ने गुस्से में शांति की तरफ देखकर कहा, इंसान है, जानवर नहीं, जो उसके साथ इस तरह की बदसलूकी की जा रही है। कैसे उसे सबके सामने मार रहा है, और ये कौन सा तरीका है पेश आने का। हालत देख रही है उसकी आप, ठीक से कपड़े भी नहीं पहने, और वो उसके सबके सामने मार रहा है। गौरी की बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसने अमन को खुद से दूर करने लगी। गौरी व रमन टेरेस के किनारे पर खड़े थे। खुद को बचाने के लिए अमन को धक्का दे दिया, और धक्का लगने से अमन सीधा टेरेस से नीचे गिर गया। इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरने के कारण अमन की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने नीचे झांक कर देखा तो अमन मर चुका था, और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। गौरी की हालत पहले से ही खराब थी। अमन की हालत देखकर गौरी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसके सर से खून अभी भी बह रहा था, और वह फूट फूट कर रोने लगी। दादी तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और गौरी से कहने लगी, मनहूस है, आते ही मेरे पोते को खा गई। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं आज ही तुझे मार डालूंगी। इतना कहकर वह गौरी पर हाथ उठाने लगी। अक्षित ने आकर दादी का हाथ पकड़ लिया और गौरी को अपने पीछे कर लिया। अक्षित ने कहा, सोचना भी मत, अगर ऐसा किया भी तो मैं एक लॉयर हूँ, आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस मैं आपको जेल में बंद करवा दूंगा। जिंदगी भर आप जेल में बंद बनी रहेंगी। इतना कहकर अक्षित ने उसका हाथ झटक दिया। अक्षित ने ब्लेजर उतारकर गौरी को पहना दिया। गौरी अक्षित के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैंने नहीं किया है, वह मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। इतना कहकर गौरी बेहोश हो गई। गौरी बेहोश थी और अक्षित उसे संभाले खड़ा था। अक्षित को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्षित ने शांति की तरफ देखकर कहा, मामी, मुझे नहीं पता था कि आपके घर वाले इतने घटिया लोग हैं। इन्होंने एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना जुर्म किया और मारा है। विक्रम के दादाजी डेड बॉडी को देखकर वहीं पर बेहोश हो गए, और रियान ने जल्दी से अस्पताल में फोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया। कुछ देर पहले सब खुशी से पार्टी मना रहे थे, अब वहां पर रोना और मातम शुरू हो गया था। दादी तो बार बार अपना सीना पीट पीट कर रो रही थी। विक्रम वहीं पर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। इतना सब कुछ देखकर मेहमान अपने अपने घर चले गए। अक्षित अभी भी गौरी को लेकर खड़ा था। जयदेव और शांति अक्षित को ही देख रहे थे। शांति ने रोते हुए अक्षित से कहा, अक्षित, बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी, अब देखो क्या हो गया। पापा हॉस्पिटल में है और अमन की डेथ हो गई है। अक्षित ने गौरी को गोद में उठाते हुए कहा, इस बच्ची का रेप हो जाता तो सब ठीक था और आप सब खुश होते, पर इसने खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया, तो ये लड़की गलत हो गई और मर्डरर हो गई। आपका भतीजा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अक्षित जानता था गौरी को वहां छोड़ना सही नहीं है, इसलिए गौरी को गोद में उठाकर ठाकुर निवास ले गया। गौरी अभी भी बेहोश थी। अक्षित घर पर आकर गौरी को सोफे पर लिटा दिया। तभी अक्षित के नाना जी आकर पूछे, ये लड़की कौन है। अक्षित ने नाना जी को गौरी के बारे में सब कुछ बता दिया। साथ ही गौरी को होश में लाने की कोशिश करता रहा। नाना जी ने गुस्से में कहा, शांति के घर वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्हें दिख नहीं रहा कि ये कितनी छोटी लड़की है। यह पहली बार था जब नाना जी ने अक्षित का साथ दिया था। गौरी को अभी होश नहीं आया था। नाना जी ने अक्षित से कहा, अक्षित ये ऐसे होश में नहीं आएगी, डॉक्टर को फोन लगाकर बुलाओ। अक्षित ने डॉक्टर को फोन कर बुला लिया। कुछ ही देर में ठाकुर निवास में एक लेडी डॉक्टर आ गई। अक्षित और नाना जी बाहर सोफे पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। अक्षित ने गौरी को अथर्व के कमरे में ही लिटा दिया था, क्योंकि अथर्व का कमरा अभी खाली था। अक्षित को गौरी के लिए सही लगा। डॉक्टर ने आकर अक्षित से कहा, लड़की की उम्र अभी बहुत कम है और उसके साथ मारपीट भी की गई है। शॉक के कारण लड़की बेहोश हो गई है। उसे इंजेक्शन लगा दिया है, करीब 1 घंटे बाद उसे होश आ जाएगा। होश में आने के बाद भी अपनी जान लेने की कोशिश भी कर सकती है। मैं उन्हें मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, ना होने पर ब्लड प्रेशर भी जा सकता है। आप उनकी केयर कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। अक्षित ने नाना जी से कहा, अब बताइए नाना जी क्या करना है। नाना जी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शांति के मायके वाले इस लड़की के साथ जानवर जैसा सलूक करेंगे। अब तुम वही करो जो एक लाल को करना चाहिए, इस लड़की को इंसाफ दिलाओ। अक्षित ने नाना की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और गौरी के कमरे में आ गया। अक्षित ने देखा गौरी अभी बेड पर सो रही थी। अक्षित ने वहीं एक चेयर रखकर बैठ गया। 1 घंटे बाद गौरी को होश आया। गौरी एक झटके से उठकर बैठ गई।
उसकी नजर पास में बैठे चेयर पर बैठे अक्षित पर गई। गौरी ने नम आंखों से अक्षित की तरफ देखकर पूछा, आप कौन है? अक्षित ने कहा, देखो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं अक्षित हूँ, एक लॉयर हूँ। अमन मेरी मामी का भतीजा और मेरा कजिन था। गौरी ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है भैया, सच कह रही हूँ। अमन मुझे जबरदस्ती उठाकर लाए थे। मैंने उनसे कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे बहुत मारा। हर्षित ने कहा, बेटा तुम चुप हो जाओ, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, तुम बस मुझे वह सब कुछ बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती अमन की थी, और तुमने उसे सजा दे दी है। तभी वहां पर अथर्व के दादाजी आ गए। दादाजी ने गौरी को चुप करवाते हुए कहा, चुप हो जाओ बेटा, जो गलत है वह गलत है। जरूरी नहीं हर इंसान गलत का ही साथ दे। तुम फिक्र मत करो, मैं और अक्षित तुम्हारे साथ हूँ। अक्षित ने कहा, तुम आराम करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। अक्षित की बात गौरी को समझ तो आ रही थी, पर फिर भी उसे डर लग रहा था। दादाजी ने कहा, अक्षित तुम कुछ दिन इसी कमरे में सोफे पर सो जाओ। गौरी बहुत ज्यादा डर गई। गौरी अभी जिस हालत में थी, किसी पर विश्वास करना आसान नहीं था, और अक्षित ये बात जानता भी था। दादाजी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, अक्षित है ना, ठीक कर देगा। ये बहुत बड़ा लॉयर है। अक्षित समझ में नहीं आ रहा था कि वह गौरी को विश्वास कैसे दिलाए। तभी उसे एक आइडिया आया और मंदिर में जाकर कलावा लेकर गौरी के पास आ गया। अक्षित ने कलावा गौरी को देते हुए कहा, इसे मेरे हाथ पर राखी समझकर बांध दो, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। गौरी हैरान होकर अक्षित को देख रही थी। तभी दादाजी ने कहा, सोच क्या रही हो बेटा, बांध दो। गौरी ने कलावा अक्षित के हाथ पर बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। गौरी को अब कहीं ना कहीं विश्वास हुआ, वह अक्षित के साथ सुरक्षित है। हफ्ता भर गौरी अक्षित के पास ही रही। गौरी अथर्व के कमरे में ही रहती। रात को अक्षित सोफे पर आकर गौरी से कुछ बातें करता और वहीं सोफे पर सो जाता। गौरी अब धीरे धीरे अक्षित पर विश्वास करने लगी थी। इन दिनों में अक्षित ने गौरी का बहुत ध्यान रखा। गौरी को अब अक्षित में ही अपनी उम्मीद नजर आ रही थी। गौरी को अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन अक्षित को था। विक्रम के घर वाले गौरी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अक्षित गौरी के केस पर स्टडी कर रहा था। गौरी, नाना जी और अक्षित डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी डोरबेल बजी। अक्षित ने डोर खोलकर देखा तो सामने इंस्पेक्टर विवेक खड़े थे। अक्षित समझ गया कि उसके घर वालों ने गौरी के खिलाफ केस फाइल किया है। विवेक के साथ कुछ लेडीज कांस्टेबल भी आई हुई थी। विवेक ने कहा, अक्षित गौरी के खिलाफ केस फाइल हुआ है, हम गौरी को अरेस्ट करने आए हैं। अक्षित ने गौरी के बेल पेपर पहले ही रेडी करवा रखे थे। अक्षित ने इंस्पेक्टर को बेल पेपर दिखाते हुए कहा, विवेक, गौरी कहीं नहीं जाएगी और इसका केस मैं लड़ रहा हूँ। अमन की गलती थी और मैं जल्दी कोर्ट में प्रूव कर दूंगा। गौरी अभी बालिग नहीं है। बेल पेपर देखकर विवेक वापस चला गया। गौरी अक्षित के गले लगकर रोने लगी। अक्षित ने गौरी को चुप करवाते हुए कहा, बेटा मैं हूं ना, रोने की जरूरत नहीं है। देखो वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर गए, अब मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा करोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। गौरी ने अक्षित की बात पर हाँ में गर्दन हिला दी। दादाजी ने कहा, गौरी तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने आप को बचाया है। गलती तो उस शराबी अमन की है और उसके घर वालों की, जिन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। अक्षित और दादाजी गौरी को चुप करवा रहे थे। शांति, जयदेव और सालू आ गए। रोने के कारण शांति का बुरा हाल था। जयदेव उन्हें संभाल रहे थे। दादाजी शांति को देखकर समझ गए कि अब शांति गौरी पर थोड़ा गुस्सा निकालेगी। दादाजी ने सालू को इशारा किया। दादाजी का इशारा समझकर सालू अपने कमरे में चली गई। शांति ने कहा, अक्षित तुम इस लड़की को क्यों लेकर आए हो? इस लड़की के कारण अमन की डेथ हो गई है। दादाजी ने गुस्से में कहा, शांति बोलने से पहले सोचो कि तुम क्या कह रही हो। इसकी जगह तुम्हारी सालू होती तब भी तुम यही कहती। शांति ने रोकर कहा, पिताजी वह सब मुझे नहीं पता, इतना पता है कि इस लड़की की वजह से मैं अपने परिवार को खो दूंगी। इसे अभी इसी समय घर से निकालिए। दादाजी ने गुस्से में कहा, रिश्ते खराब होते हैं तो हो जाएं, लेकिन ये लड़की इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तब तक तो नहीं जाएगी जब तक इसे इंसाफ नहीं मिल जाता। जयदेव, अपनी बीवी को लेकर अंदर जाओ और इन्हें समझाओ, सही गलत का फर्क करना सिखाओ। इसे ऐसे परिवार से रिश्ते तोड़ देने चाहिए जहाँ लड़कियों के साथ जबरदस्ती होती है। शांति अभी भी रो रही थी। जय ने शांति का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। जय ने शांति को चुप करवाते हुए कहा,
शांति, मैं समझ सकता हूँ, अमन तुम्हारा भांजा था, लेकिन कर तो वह गलत ही रहा था ना। सब मेहमानों के सामने मासूम बच्ची की बेइज्जती कर रहा था। शांति ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन गौरी को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप चाहते हैं मैं अपने परिवार को छोड़ दूं? मैं कभी नहीं करूंगी। मैं अपने भाई भाभी से रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। जय ने कहा, पिताजी के सामने किसी की नहीं चलती। और अगर पिताजी गौरी को यहाँ अपनी मर्जी से लेकर आए हैं तो तुम और मैं उसे घर से नहीं निकाल सकते हैं। ये घर मेरा नहीं उनका है, और तुम ये बात अच्छे से समझ लो। जय ने शांति को बहुत समझाया, लेकिन शांति उस घर से रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फाइनली जय हार गया और उसने गुस्से में कहा, ठीक है, जो करना है करो, मुझे इस समय मत घसीटो। मुझे अपना भी बहुत काम होता है। कुछ दिन बाद गौरी की कोर्ट में हियरिंग थी। अक्षित ने अप्रूव कर दिया था कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। डिफेंस में अमन को धक्का दिया जिससे उसकी डेथ हो गई। अक्षित का साथ सिर्फ विक्रम और रेहान ने दिया था। इसकी वजह से अक्षित केस जीत गया। केस जीतने के कुछ दिन गौरी ठाकुर निवास में ही रही। इस दौरान गौरी और शांति के बीच कोई बात नहीं हुई। शांति गौरी को बर्दाश्त नहीं करती थी, लेकिन गौरी की सालू से अच्छी दोस्ती हो गई थी। गौरी के केस जीतने से शांति के घर वालों ने शांति से अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि गौरी शांति के घर में ही रहती थी। एक दिन शांति कुछ काम कर रही थी। गौरी ने कहा, लाइए मैं आपकी कोई मदद कर देती हूँ। शांति ने चिल्लाकर कहा, एक एहसान करो मुझ पर, तुम इस घर से चली जाओ। अब तुम केस जीत चुकी हो, अब इस घर में क्या कर रही हो? चली क्यों नहीं जाती तुम यहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं इतना बड़ा घर देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई हो? शांति की इतनी कड़वी बातें सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए, और वह चुपचाप किचन से भागकर अथर्व के कमरे में चली गई। शाम को सब डिनर कर रहे थे। गौरी ने थोड़ी सी हिम्मत करके अक्षित से कहा, भैया मैं घर जाना चाहती हूँ। अक्षित खाना खाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है यहाँ? अच्छा नहीं लग रहा, वापस जाना है? गौरी ने कहा, नहीं, बस बाबा के पास जाना है। मेरा छोटा भाई भी है, उसके पास जाना चाहती हूँ। दादाजी ने शांति की तरफ देखकर कहा, देखो गौरी, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने कुछ कहा है तो तुम मुझसे कह सकती हो। अगर किसी ने तुम्हें इस घर से निकलने के लिए कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसे ही अपने घर से निकाल दूंगा, क्योंकि ये मेरा घर है। गौरी ने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं दादाजी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब और नहीं, अब मुझे अपने घर जाना है। अक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, पर तुम यहाँ हमसे मिलने आती रहना और अपनी पढ़ाई भी पूरी करना। अक्षित ने गौरी को उसके घर के बाहर छोड़ दिया। गौरी ने कहा, अक्षित भैया घर चलिए, बाबा से मिल लीजिए। अक्षित ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी और दिन जरूर आऊंगा, अभी मुझे किसी केस के सिलसिले में जाना है। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। अक्षित ने गौरी के सर पर हाथ रखकर कहा, तुमने मुझे भैया बोला है ना, तो मैं हमेशा तुम्हारा भैया बनना रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। गौरी अपने घर चली गई और अक्षित ने अपनी गाड़ी घुमा ली। गौरी खुशी खुशी घर चली गई, पर घर पर अमन की दादी बैठी हुई थी। दादी ने गौरी को देखकर कहा, मेरे पोते को मारकर खुश हो रही है? तुझे केस से तो अक्षित ने बचा लिया, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ये बता, मेरे पैसे वापस कौन देगा? गौरी के बाबा जी ने कहा, मालकिन छोड़ दीजिए, हम गरीब लोग कहाँ से 15 लाख रुपए आपको देंगे। दादी ने बाबा को देखकर गुस्से में कहा, पैसे तो इसे देने ही होंगे, जिसने मेरे पोते को मारा है उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। जब तक ये मेरे 15 लाख नहीं दे देती तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उन्होंने गौरी को थप्पड़ मार दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गईं। थोड़ी देर बाद गौरी के पापा घर आए। उनके साथ एक औरत भी थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने शादी कर ली है। दोनों को देखकर गौरी और बाबा दोनों हैरान हो गए। बाबा ने पूछा, यह कौन है, यहाँ क्यों लेकर आए हो? विपिन ने कहा, ये मेरी पत्नी है, आज ही मैंने इससे शादी की है, अब से ये यहीं रहेगी। इतना कहकर वो अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चले गए। बाबा और गौरी दोनों परेशान वहीं पर खड़े देखते रहे। दादी गौरी को हर दूसरे दिन परेशान करने आ जाती। उन्होंने गौरी को बेरंग कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। दादी और रेखा दोनों मिलकर गौरी को बहुत परेशान करती थी। अक्षित ने गौरी की मदद करने के लिए कई बार कहा, लेकिन इस बार गौरी ने अक्षित की मदद लेने से मना कर दिया। गौरी पढ़ने में होशियार थी। विक्रम ने गौरी की पढ़ाई में उसकी हेल्प की। पढ़ाई के साथ साथ गौरी जॉब भी करने लगी जिससे कर्जा चुका सके।
2 साल तक ऐसे ही चला रहा। गौरी ने अपनी ग्रेजुएशन के 2 साल पूरे कर लिए। गौरी एक फाइनल ईयर में थी। 2 साल में वह अक्षित से मुश्किल से 4 या 5 बार मिली। अक्षित ने कई बार कहा वो ये सब छोड़ दे, बाकी का वो संभाल लेगा। गौरी ने उसे साफ मना कर दिया। गौरी ने कहा जब तक मैं उनके 15 लाख नहीं दे देती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब अथर भी इंडिया वापस आ गया था। उसने नया नया बिजनेस सेटअप किया था। अक्षित ने अपनी थोड़ी सोर्स लगाकर गौरी की जॉब अथर के ऑफिस में लगवा दी। फ्लैशबैक एंड। अक्षित सोफे पर बैठा हुआ था। अथर वारिका उसे हैरान होकर देख रहे थे। आरका ने गहरी सांस लेकर कहा, सच में अक्षित, गौरी ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा है। अथर्व ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठकर वहां से चला गया। अथर्व अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने गौरी को देखा जो अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी। अथर्व गौरी को देख रहा था और अंदर ही अंदर उसे बहुत डर सा महसूस हो रहा था। उसका मन हुआ कि गौरी के पास जाकर कसकर गले लगा ले। अथर्व के लिए अब इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। वो गौरी से जल्द शादी करना चाहता था। अथर्व को गौरी आज पहले से ज्यादा प्यारी, मासूम और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अथर्व धीरे धीरे गौरी के करीब जाने लगा। तभी अथर्व के ऑफिस में एक बड़ी सी स्क्रीन पर गौरी और अथर्व की वीडियो चलने लगी, जिसमें गौरी अथर्व की तारीफ कर रही थी और गाल पर किस भी कर रही थी। वीडियो में गौरी और अथर्व को साथ में देखकर ऑफिस में सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग वीडियो को देखकर शॉक्ड थे। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि गौरी जैसी लड़की जो अथर्व से नजर तक नहीं मिलाती थी वह ऐसे रिएक्ट कर रही है। वीडियो को देखकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने अपना बैग उठाया और जाने के लिए खड़ी हुई। तभी उसकी नजर अथर्व से जा मिली और उसकी आंखों में आंसू और भी तेजी से बहने लगे। गौरी अथर्व के करीब जाने लगी, लेकिन अथर्व उसका हाथ पकड़ लिया। ऑफिस में सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। अथर्व ने कहा, गौरी मेरी होने वाली वाइफ है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो वह ऑफिस छोड़कर जा सकता है। अथर्व ने गौरी का पक्ष तो ले लिया, पर गौरी अथर्व का हाथ झटक कर वहां से चली गई। विक्रम का कॉलेज। विशाखा जय, मीना और राज के सामने जाकर खड़ी हो गई और उनके असाइनमेंट उन्हें दे दिए। जैन ने कुछ पैसे निकालकर विशाखा को दिए। विशाखा ने पैसे गिने तो उसे कुछ कम लगे। उसने कहा, पैसे तो कम है, बात तो 2500 की हुई थी और ये तो बस 2000 है। राज ने कहा, 2000 ज्यादा ही है, काम तो 500 रुपए का ही किया है। इतने पैसे रखने हैं तो रखो, नहीं तो हम इतने भी नहीं देंगे। विशाखा ने मीना को देखकर कहा, मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे से असाइनमेंट बनाए हैं, फिर भी तुम लोग मुझे पैसे कम दे रहे हो। राज ने कहा, ये पैसे रखने हैं तो रखो, नहीं तो चलती बनो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। विशाखा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उतने ही पैसे लिए और अपने मन में सोचने लगी, अभी तो मुझे 20,000 रुपये और चाहिए, तभी तो मैं विक्रम का कर्ज चुका पाऊंगी। तभी उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। गेट से अंदर आ रहा था। विशाखा विक्रम से नजर बचाते हुए जाने लगी। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? राज ने पूरे पैसे नहीं दिए। विशाखा ने कहा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो। विक्रम ने हंसते हुए कहा, कौन सा पर्सनल मैटर? कॉलेज का हर इंसान जानता है कि जय और उसके फ्रेंड तुमसे बहुत सारा काम करा लेता है और थोड़े पैसे तुम्हें दे देते हैं। विशाखा ने विक्रम को इग्नोर किया और वहां से चली गई। विक्रम ने अपने मन में कहा, बिल्कुल गौरी की बहन है। ठाकुर निवास। आरिका अपने लैपटॉप में बैठकर कुछ काम कर रही थी। अक्षित उसे ही सोफे पर बैठकर देख रहा था। आरिका का पूरा ध्यान अपने लैपटॉप में था, जैसे वह बहुत जरूरी काम कर रही हो, और अक्षित को शायद पता था कि उसका जरूरी काम कौन सा है। अक्षित ने कहा, आरिका तुम तो इंडिया घूमने आई थी, पर कहीं घूमने नहीं गई? आरिका ने अक्षित की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी, घूमने नहीं आई थी। और दूसरी बात, कल जाऊंगी घूमने। अक्षित ने अपने हाथ बांधकर कहा, कहाँ जा रही हो मुझे बता दो तो ढूंढने में आसानी होगी। आरिका ने कहा, तुम मुझे ढूंढने आओगे? अक्षित ने कहा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा है, ढूंढने आना तो पड़ेगा ही। आरिका ने कहा, बिल्डिंग जो 10 सालों से बंद पड़ी है वहीं घूमने जाऊंगी, जल्दी लेने आना मुझे, तुम्हारी याद आएगी वहां। अक्षित ने कहा, आरिका तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम कहीं खो गई तो क्या होगा? आरिका ने अपना ध्यान लैपटॉप पर काम करते हुए ही कहा, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास तुम जो हो। अगर मैं कहीं खो भी गई तो तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। फिर भी कहीं खो गई तो क्या? कौन सा कोई मेरा इंतजार कर रहा है? अक्षित ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब तुम आगे क्या करोगी?
आरका ने उदास होकर कहा, ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। इसे खत्म करने में बहुत समय लगेगा। अगले ही पल आरका ने अक्षित को आई बिलिंग करते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? यह सब खत्म होने के बाद मेरे साथ सेटल होना चाहते हो? अक्षित ने हंसते हुए कहा, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हारे साथ सेटल होने के बारे में सोचूं। आरका ने नम आंखों से कहा, अक्षित, मैं तुमसे बस यही कहूंगी कि तुम मेरा इंतजार मत करना। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना और हमेशा खुश रहना। लेकिन फिर भी उम्मीद रहेगी, शायद कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। इतना कहकर आरका ने अपना लैपटॉप उठाया और अपने कमरे में भाग गई। आरका के जाने के बाद अक्षित ने अपने मन में कहा, मैं इंतजार नहीं करूंगा आरका, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। तुम मेरे पास रहोगी हमेशा। अक्षित अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था और आज उसका मन अपने काम में नहीं लग रहा था। अक्षित ने कई बार आरिका को फोन किया पर फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। अक्षित ने अपनी आंखें बंद करके कहा, इस लड़की को डर नहीं लगता कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है। पता नहीं है लड़की कब शांत होगी। खुद की फिक्र नहीं है, एक जुनून सवार लिए बैठी है। जब तक ये जुनून पूरा नहीं होगा तब तक ये शांत नहीं बैठेगी। काश सारिका मेरी फीलिंग्स भी समझ पाए। अकेले मेरा इंतजार नहीं करेगी, मैं भी उसका इंतजार करता हूँ। तभी अक्षित का फोन बजने लगा। अक्षित ने देखा उसके फोन पर शांति मामी का फोन आ रहा था। अक्षित ने फोन रिसीव करके कहा, मामी कहिए, क्यों फोन किया आपने? मामी ने परेशान होते हुए कहा, आरिका का किडनैप हो गया है। अक्षित ने जवाब नहीं दिया। शायद वह जानता था यह होने वाला है। अक्षित ने फिर भी पूछा, मामी किसने किडनैप किया? शांति ने कहा, पता नहीं, मेरे साथ मार्केट गई थी। जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे तभी एक वैन आई और आरिका को खींचकर वैन में डाल दिया और चले गए। अक्षित ने कहा, नाना जी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है क्या? मामी ने कहा, हाँ, पिताजी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है। फिर भी मुझे डर लग रहा है। आरिका हमारी मेहमान है, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज तुम कुछ करो ना। अक्षित ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। अक्षित ने अपनी गाड़ी की चाबी ली और ऑफिस से बाहर आ गया। अक्षित ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पुरानी बिल्डिंग के सामने जाकर गाड़ी रोकी। अक्षित गाड़ी से बाहर आया। उसका चेहरा इमोशंस लेस था। अक्षित ने खुद से कहा, अक्षित, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। पता नहीं ये लड़की मुझे किस किस से मार खिलवाएगी। अक्षित जब बिल्डिंग में जाकर देखा तो आरिका एक चेयर पर बंधी हुई थी। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। उसके चारों तरफ बहुत सारे आदमी उसे घेरे खड़े थे। आरिका के फेस पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मारे हो। उसके चेहरे पर काफी चोटों के निशान भी थे। आरिका के हाथ पैरों पर भी बहुत चोटें थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया हो। आरका की ऐसी हालत देखकर अक्षित को बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्षित ने खुद से कहा, खुद इतनी चोट पहुंचा लेगी लेकिन अपना बदला नहीं छोड़ेगी। पता नहीं आरिका इतनी जिद्दी क्यों है। एक बार भी यह नहीं सोचती कि इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। आरिका की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके पास खड़े आदमी उसे गंदी नजर से देख रहे थे और गंदे गंदे कमेंट पास कर रहे थे। इनमें से एक लड़का जिसका नाम ईशान देसाई था, वहीं खड़ा होकर आरिका को घूर कर देख रहा था। ईशान ने कहा, खुद को बहुत ही बहादुर समझती हो, हाथ पैर चलते हैं ना, बहुत मारती हो थप्पड़। उस दिन पार्टी में मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें यह नहीं पता मैं कितना बड़ा पावरफुल इंसान हूँ। अब मैं तुमसे उस थप्पड़ का बदला लूंगा। तुम्हें उस थप्पड़ की कीमत चुकानी होगी अपनी जान देकर। चाहे तो कुछ और भी दे सकती हो। ईशान अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा जिससे उसकी चेस्ट विजिबल होने लगी। आरका को बहुत कस के बांधा गया था। आरका खुद को खोलने की बहुत कोशिश की पर वह नाकाम रही। ईशान को उस पर जरा भी दया नहीं आई। ईशान ने अपने आदमियों से कहा, पहले मैं मजे ले लूं, फिर उसके बाद तुम सभी इसके साथ मजे कर लेना। वैसे भी मैं तुम सब लोगों के सामने ही इसके साथ मजे करूंगा। इसको भी तो पता चलना चाहिए कि इसने किससे पंगा लिया है। थप्पड़ मारने का क्या नतीजा होता है। इतना कहकर वह आरिका के ऊपर झुकने लगा, लेकिन वह आरिका को छू भी पाता उससे पहले ही अक्षित ने एक मुक्का उसके चेहरे पर मार दिया। अक्षित ने आरिका के हाथ खोल दिए और मुंह से टेप भी हटा दिया। आरिका लंबी लंबी सांस लेने लगी। फिर उसने गुस्से में कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? अक्षित जवाब दे पाता उससे पहले ही एक आदमी ने अक्षित के ऊपर हाथ उठाया। उससे पहले अक्षित को लगता उसने दोनों हाथ पकड़कर उसके पेट पर एक पैर से बार कर दिया।
आरका भी लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। आरका ने एक आदमी को मारते हुए अक्षित से कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा? तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे? अक्षित ने कहा, तुमने मुझे टाइम नहीं बताया था, समझी तुम? अक्षित को फाइट आती थी। वह जिसे भी मारता दोबारा वह उठकर लड़ नहीं पाता, जमीन पर पड़ा लेटा रहता। आरका ने भी सेल्फ डिफेंस करना आता था, इसलिए 4 से 5 आदमियों को मार गिराया। कुछ देर लड़ने के बाद ईशान के आदमी जमीन पर पड़े दर्द से करा रहे थे। ईशान देसाई ने भागने की कोशिश की तो आरका ने अपना पैर उसके आगे कर दिया, जिससे वह फंसकर नीचे गिर गया। आरका ने ईशान के पास जाकर पंजों के बल बैठकर कहा, अरे तुम तो गिर गए, पहले से ही बहुत गिरे हुए थे, अब और गिर गए। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम देखोगे कि तुम जैसे लोगों के साथ क्या होता है। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर विवेक ने ईशान देसाई को पकड़कर उठाया और उसके आदमियों को लेकर चला गया। अक्षित आरिका के पास आया तो देखा आरिका बहुत घायल थी, लेकिन फिर भी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई थी। अक्षित ने आरिका का हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रखा और कहा, घूमना फिरना बहुत हो गया, बहुत कर ली अपने मन की, हालत देखो अपनी, अब घर चलो। आरिका ने नम आंखों से कहा, मैंने कहा था ना इतनी आसानी से ये सब कुछ खत्म नहीं होगा, अभी बहुत कुछ झेलना है मुझे। आरिका 2 कदम चली ही थी कि लड़खड़ाकर गिरने लगी। आरिका गिरती उससे पहले ही अक्षित ने उसे गोद में उठा लिया और गाड़ी में लाकर बैठा दिया। अक्षित आरिका को लेकर सबसे पहले अस्पताल गया। आरिका को बहुत सारी चोटें आई थी। आरिका जितनी भी चोटें आई थी वह सब अक्षित ने लिखित में ले ली थी, क्योंकि अक्षित को आरिका का दूसरा किडनैपिंग केस लड़ना था। उसे 3 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद अक्षित आरिका को गोद में उठा लिया और गाड़ी में बैठकर ठाकुर निवास ले आया। अक्षित ने आरिका को गोद में लेकर घर में कदम रखा। बुआ दादी ने उन्हें देखकर कहा, गोद में उठा उठा कर घूमते हो, कल को कुछ हो गया तो इसके घर वालों को कौन जवाब देगा? आरिका ने कहा, हाँ बेफिक्र रहो बुआ दादी, पूछने वाला कोई नहीं है। बुआ दादी ने कहा, फिर भी इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं लगती, अक्षित बहुत बेशर्म हो गया है। आरिका ने मुस्कुराते बुआ दादी की तरफ देखकर कहा, बुआ दादी अक्षित सच में बहुत शरीफ है, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि ये किसी लड़की के साथ कुछ गलत करे। बुआ दादी ने टोन मारने के लहजे में कहा, आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बेशर्मों की तरह बोल रहे हो, बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है, शर्म तो जैसे बेच खाई है। तब तक अक्षित आरिका के कमरे के बाहर तक आ गया था। फिर भी आरिका ने चिल्लाकर कहा, बुआ दादी अक्षित है ना, इसे भगवान ने एक ही पीस बनाया, उसके बाद उनका सांचा ही खो गया, मेरे हिस्से की शर्म भी अक्षित को आती है। अक्षित ने आरिका को बेड पर लिटाते हुए कहा, इतना क्यों बोलती हो? जरूरी है हर बार जवाब देना? कभी कभी इग्नोर भी कर दिया करो। बुआ दादी की आदत है सबको रोकने टोकने की, और तुम हर बात का जवाब तैयार रखती हो। इतनी खुरापाती आती कहाँ से है तुम्हारे दिमाग में? आरका ने अक्षित को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया था बुआ दादी जब तुम्हें ताने मारती हैं मुझे नहीं पसंद है। वैसे एक बात बताओ, बुआ दादी क्या तुम्हारी सास है और तुम उनकी बहू? पूरे दिन तुम्हें ताने मारती रहती हैं और तुम अच्छी बहू की तरह उनकी बातें सुनते रहते हो। अक्षित ने आरिका के सूझ उतारते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता बहस करना, ऐसे भी वह बहुत बड़ी हैं, अगर कुछ बातें बोलकर उन्हें खुशी मिलती है तो बोलने दो। आरिका ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम क्यों बहस करोगे, कोर्ट में ही इतने सारे टॉपिक होते हैं बहस करने के लिए। अक्षित ने कहा, सर दर्द होने लगेगा, दवाई खाकर सो जाओ। इतना कहकर अक्षित ने मेडिसिन निकालकर आरिका को दे दी। आरिका ने दवा लेकर तुरंत खा ली। अक्षित जाने लगा तो आरिका ने अक्षित का हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक यहीं बैठ जाओ मेरे पास। अक्षित वहीं आरिका के पास बैठ गया। थोड़ी देर में दवाई के असर से आरिका जल्दी सो गई। अक्षित ने आरिका के माथे पर किस किया और अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ अथर्व का ऑफिस। 5 दिन हो गए थे लेकिन गौरी ऑफिस नहीं आई थी। अथर्व ने गौरी को कॉल लगाया। गौरी ने कॉल उठाया तो अथर्व ने पूछा, ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? गौरी ने कहा, मैं ऑफिस छोड़ दिया है। अथर्व ने कहा, वह तो मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करो। गौरी ने कहा, मैं नहीं आऊंगी सर, मेरी हिम्मत नहीं है ऑफिस आने की, मैं ऑफिस में किसी से नजर नहीं मिला सकती, कितनी बेइज्जती हुई थी मेरी वहाँ। अथर्व ने कहा, कौन सी इंसल्ट, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और करूंगा भी, तो तुम्हें किस भी करूंगा, और हमारे बीच फिजिकल रिलेशन भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो इसमें इंसल्ट कहाँ से हो गई? क्या हुआ, एम्प्लॉय को पता चल गया
तुमने मुझे गाल पर किस किया था, किसी और को तो नहीं किया, अपने होने वाले पति को ही तो किया था। इसमें क्या है? आजकल तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, सब करते हैं। और तुम एक किसको अपनी इंसल्ट मानती हो? गौरी की आंखें नम हो गईं और उसने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, सर मुझे ये सब नहीं पता, मैं नहीं आ पाऊंगी। सॉरी सर, इतना कहकर उसने फोन रख दिया। एक गहरी सांस लेकर अपने मैनेजर रमन को बुलाया। अधर्म ने रमन से कहा, गौरी को कॉल करके ऑफिस आने के लिए कहो। बिना नोटिस दिए जॉब नहीं छोड़ सकती। नोटिस टाइम में उसे जॉब करनी होगी। गौरी को मजबूर करो ऑफिस आकर सब कंटिन्यू करने के लिए। रमन मैनेजर ने यस सर कहकर केबिन से बाहर चला गया। अथर्व ने अपने मन में कहा, गौरी तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जितना दूर जाओगी मुझे उतना ही अपने पास पाओगी। अब तो शादी की देर है, मैं कैसे भी करके रहूंगा। अब सुकून तो मुझे तभी मिलेगा जब तुम मेरी बन जाओगी। गौरी को मजबूरी में ऑफिस दोबारा आना ही पड़ा। गौरी के ऑफिस आते ही उसे अथर्व ने अपने केबिन में बुलाया। गौरी को अथर्व पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। गौरी ने अथर्व के केबिन के गेट पर नॉक किया। अथर्व ने कहा, यस कमिंग। गौरी अंदर आई तो उसकी नजर अथर्व पर पड़ी। अथर्व को देखकर गौरी को पार्टी वाली रात याद आ गई। फिर वह वीडियो जो ऑफिस में चल रही थी याद आते ही गौरी की आंखें नम हो गई। गौरी को रोता हुआ देखकर अथर्व परेशान हो गया और अथर्व उठकर गौरी के पास आया और उसने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, हर समय रोना जरूरी है क्या? गौरी ने कहा, सर मुझे ये जॉब नहीं कर सकती। अथर्व ने गौरी का चेहरा ऊपर किया और गौरी को रोता हुआ देखकर उसे अक्षित की बातें याद आ गईं कि गौरी ने क्या कुछ नहीं झेला। अथर्व ने गौरी के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर अचानक से किस करने लगा। गौरी तो शौक हो गई। गौरी को उम्मीद नहीं थी कि अथर्व ऐसा कुछ करेगा। अथर्व गौरी की खुशबू में जैसे खोसा गया था। गौरी ने अथर्व को धक्का दे दिया और खींचकर थप्पड़ मार दिया। अचानक गौरी को होश आया। उसने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, सॉरी सर, सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। सर, मेरा आपको मारने का इरादा नहीं था। गौरी की हरकत पर अथर्व को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, गेट आउट। गौरी फिर भी हाथ जोड़कर अथर्व से माफी मांगती रही, लेकिन अथर्व ने गौरी की एक बात नहीं सुनी। गौरी ने कहा, सर आप किस कर रहे थे, मेरा हाथ उठ गया। सॉरी सर। अथर्व ने गौरी की एक भी बात नहीं सुनी और केबिन से बाहर निकाल दिया। गौरी रोते हुए केबिन से बाहर चली गई। गौरी के थप्पड़ मारने से अथर्व को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गौरी उसे थप्पड़ मार सकती है। अथर्व अपनी चेयर पर बैठा गुस्से में पेपर वेट घुमा रहा था। उसने पेपर वेट उठाया और गेट पर मार दिया। केबिन का गेट टूट गया। कुछ देर बाद सारा स्टाफ ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया। अथर्व ने गुस्से में सबकी तरफ देखकर कहा, यहाँ कोई शो चल रहा है जो तुम सब यहाँ पर खड़े हुए हो? जाओ जाकर अपना काम करो। थोड़ी देर बाद अथर्व ने रमन को अपने केबिन में बुलाया। अथर्व का गुस्सा पहले से थोड़ा शांत हो गया था। अथर्व ने कहा, गौरी को उनके घर भेज दो। 10 मिनट बाद गौरी अथर्व के केबिन में आई। गौरी ने अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहा, सर आपने मुझे घर जाने के लिए कहा है। अथर्व ने बिना गौरी को देखे ही कहा, हाँ मैंने कहा है, जाओ जल्दी जाओ। गौरी ने कहा, सर मैं सच में जाऊं? आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? अथर्व ने अपनी बात को एक एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ गौरी, शायद यहाँ गौरी नाम की एक तुम ही हो, तो मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। जाओ जल्दी जाओ। विक्रम का लॉज। विशाखा एक बूढ़े आदमी के सामने सिर झुकाए खड़ी थी और वह आदमी विशाखा को बातें सुनाए जा रहा था। आदमी ने गुस्से में कहा, टाइम पर तुम आती नहीं हो और पैसे तुम्हें टाइम पर चाहिए। कल किस बात की छुट्टी चाहिए तुम्हें? कहाँ जाना है? छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें, वरना जॉब छोड़ दो, किसी और को जॉब पर रख लूंगा। विशाखा ने दुखी मन से कहा, सर मैं छुट्टी नहीं लूंगी, रहने दीजिए, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। आदमी ने गुस्से में कहा, कितना काम पड़ा है, जाकर काम करो। विशाखा हाँ कहकर अपना काम करने लगी। विक्रम दूर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। विक्रम ने मन में कहा, विशाखा को कल कहाँ जाना है? ठाकुर निवास। अक्षित अपने कमरे में एक केस की स्टडी कर रहा था। अक्षित का ध्यान बार बार आरका की चोटों की तरफ जा रहा था। उसका मन अपने काम में नहीं लग रहा था। अक्षित के अंदर से एक आवाज आई कि जाकर आरका को देख ले। अक्षित से अब रहा नहीं गया। वो उठकर आरका के कमरे की तरफ चला गया। अक्षित कमरे में आया तो देखा आरिका अब भी सो रही थी। अथर्व को आरिका सोते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी। अक्षित ने आरिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और आरिका जाग गई।
क्योंकि आरिका कच्ची नींद में थी। आरिका ने बिना अपनी आंखें खोले ही नींद में कहा, क्या हुआ लाइफलाइन, मेरे लिए परेशान हो रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा मेरे बिना। चिंता हो रही है मेरी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, खुद को इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अक्षित ने कहा, पहले तुम अच्छी हो जाओ और इस केस को भी तो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सोचना आगे क्या करना है। आरका ने अक्षित का हाथ पकड़कर कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करोगे ना? तुम मुझे हर बार बचा लिया करोगे? अक्षित ने आरिका के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ आरिका, हमेशा करूंगा। आरिका ने कहा, क्यों करोगे? किस रिश्ते से सपोर्ट करोगे? अक्षित के पास आरिका की किसी बात का जवाब नहीं था। अक्षित ने कहा, मैं क्यों तुम्हें सपोर्ट करूंगा? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? तुम्हारे केस के अलावा भी बहुत सारे केस हैं मेरे पास। वो मुझे पेमेंट भी करते हैं। तुम तो मुझे पेमेंट भी नहीं करती। इतना कहकर रक्षित मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। हारिका ने प्यारी सी मुस्कान देकर कहा, हाय मेरे लाइफ लाइन, तुम इतना शर्मा जाओगे तो मैं क्या करूंगी? तेरी सदा पर तो ब्यूटीफुल गर्ल अपना दिल हार बैठी है। गौरी केबिन से चली गई और उसकी आंखें नम थीं। जैसे कि वह अथर्व से बहुत कुछ कहना चाहती हो, पर अथर्व समझना ही नहीं चाहता। गौरी अपनी डेस्क पर आकर एक फाइल उठाई और लिफ्ट से मिस्टर अग्रवाल के फ्लोर पर चली गई। गौरी ने अपने डर को काबू करते हुए मिस्टर अग्रवाल के केबिन का गेट नॉक किया। अंदर से आवाज आई, यस कमिंग। गौरी ने गेट खोला तो मिस्टर अग्रवाल ने अंदर आने को कहा। गौरी डर रही थी अंदर जाने से, क्योंकि वह जानती थी मिस्टर अग्रवाल अच्छे इंसान नहीं है। वह हर लड़की का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहते। ऑफिस में मिस्टर अग्रवाल के बारे में सभी जानते थे, इसलिए लड़कियां उनके फ्लोर पर नहीं आती थी। गौरी कभी भी मिस्टर अग्रवाल के केबिन में नहीं आई थी। पवन ने गौरी को बैठने के लिए कहा। गौरी ने कहा, सर आप ये फाइल ले लीजिए, मुझे काम है इसलिए जाना है। मिस्टर पवन अग्रवाल अपनी चेयर से उठे और गौरी के पास आकर बोले, मैं जानता हूँ तुम बहुत बिजी हो, लेकिन तुमने अथर्व को खुश रखने का ठेका ले रखा है। मुझे भी खुश कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। पवन की बात सुनकर गौरी को बहुत गुस्सा आया और उसने सख्ती से कहा, सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा और अथर्व सर का कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर गौरी फाइल रखकर जाने लगी। अभी पवन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पूरे ऑफिस में तुम्हारी और अथर्व की बातें हो रही हैं। अथर्व सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा। अथर्व की बातों को सीरियसली लेने की कोशिश मत करना। वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। गौरी तुम खुद ही सोचो, तुम एक गरीब घर से हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अथर्व तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा, और उसके आसपास लाखों लड़कियां हैं जो तुमसे ज्यादा सुंदर, अमीर, अच्छे परिवार की हैं, और अथर्व के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। गौरी पवन की बात इसलिए सुन रही थी कि उसे लग रहा था कि अथर्व ने यहाँ भेजा है, नहीं तो वह मिस्टर पवन की बातें कभी नहीं सुनती। गौरी ने कहा, सर मेरे पास फालतू समय नहीं है जो मैं आपकी बेफजूल की बातें सुनती रहूं। जाने लगी, लेकिन आज पवन गौरी को ऐसे जाने नहीं देना चाहता था। उसने गौरी को कस के पकड़ा और चेयर पर बैठा दिया। पवन ने अपने हाथ गौरी के दोनों तरफ रख लिए और वह गौरी की तरफ झुककर बोला, अथर्व ने तुम्हें यहाँ भेजा है और तुम्हारा फर्ज है कि तुम मुझे खुश करो, वरना अथर्व तो तुम्हें सिर्फ जॉब से निकालेगा। पर मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। चुपचाप मेरी बात मानो, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गौरी जानती थी कि पवन जो कह रहा है वह सब झूठ है। गौरी ने कहा, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। डर के कारण गौरी की हालत खराब हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पवन को रिक्वेस्ट की। अग्रवाल ने गौरी के बालों को कसकर पकड़ा और कहा, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम हर रात अथर्व के साथ सोती हो और वह तुम्हें पैसे देता है। मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा। बस एक रात की ही तो बात है, इसमें इतने नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। इधर अपने केबिन में बैठा अथर्व सोच रहा था कि आज उसने गौरी के साथ कुछ ज्यादा ही रूड तरह से बात की। वह तो पहले ही परेशान है और ऊपर से मैंने बिना उसकी मर्जी जाने ही किस किया, तो वह थप्पड़ ही मारेगी और क्या करेगी। अथर्व ने अपने मैनेजर को केबिन में बुलाया। अथर्व ने मैनेजर को देखकर कहा, गौरी घर चली गई? मैनेजर ने कहा, सर आपने तो गौरी को मिस्टर अग्रवाल के केबिन में भेजा है। मैनेजर रमन की बात सुनकर अथर्व को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी हो। अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कब भेजा? मैंने तो उसे घर जाने के लिए कहा था। अथर्व को समझते देर नहीं लगी कि ऑफिस के किसी स्टाफ ने अथर्व के नाम से गौरी को मिस्टर अग्रवाल के फ्लोर पर भेज दिया है।
इसलिए वो मुझसे कंफर्म करने आई थी और मैं उसकी तरफ देखा भी नहीं। अथर्व जल्दी से उठा और भागा हुआ मिस्टर पवन के फ्लोर पर गया। अथर्व ने पवन के ऑफिस का गेट खोलने की कोशिश की तो गेट अंदर से बंद था। अथर्व को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अथर्व ने पास में रखा टेबल उठाया और गेट पर मार दिया। गेट कांच का था इसलिए टूट गया। अथर्व ने अंदर जाकर देखा तो पवन गौरी को मार रहा था। पवन गौरी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने मारपीट शुरू कर दी और गौरी बेसुध खड़ी हुई थी। गौरी ने आंखें खोलकर देखा तो सामने अथर्व खड़ा था। अथर्व को देखकर गौरी के अंदर हिम्मत आ गई और उसने पवन को धक्का दे दिया। गौरी अथर्व के पास आई और उसका कॉलर पकड़कर कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा? अथर्व ने गौरी को गले लगाकर कहा, मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था, यहाँ आने के लिए नहीं। अथर्व को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह पवन को अभी जान से मार दे, लेकिन मिस्टर अग्रवाल को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पवन ने एक गंदी सी स्माइल के साथ कहा, अथर्व तुम अकेले ही मजे करते हो, थोड़ा हमें भी करने दो। पूरा ऑफिस जानता है गौरी तुम्हारी जरूरत फिजिकल नीड्स पूरी करती है। पवन की बात सुनकर गौरी जोर जोर से रोने लगी। अथर्व ने गौरी को एक चेयर पर बैठाया। उसने गौरी को शांत करते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी पवन को मजे देकर आता हूँ। अथर्व ने अपनी शर्ट की बाजू को फोल्ड किया और एक पंच पवन के मुंह पर मार दिया। अथर्व ने पवन को उठने ही नहीं दिया और लगातार मारता रहा। उसे पवन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार पवन ने गौरी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगा, प्लीज गौरी मुझे माफ कर दो। प्लीज गौरी, मैं अब किसी लड़की का फायदा नहीं उठाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। गौरी बहुत मासूम थी, उसे पवन पर दया आ गई और उसने अथर्व का हाथ पकड़कर कहा, सर इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा। अथर्व ने हैरानी से गौरी की तरफ देखकर कहा, तुम इसे बचाना चाहती हो? अगर मैं कुछ सेकंड लेट हो जाता तो क्या हो सकता था, तुम जानती हो ना? गौरी ने अथर्व को समझाते हुए कहा, पर आप समय से आ गए, प्लीज छोड़ दीजिए इसे। मैं नहीं चाहती कि सब लोग आपको और मुझे लेकर बातें बनाएं। अथर्व ने पवन का कॉलर पकड़कर एक मुक्का और मारते हुए कहा, ये वही गौरी है जिसके साथ तुम गलत करना चाहते थे, यही तुम्हें बचा रही है। गौरी कह रही है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार भी दूँ तो मेरा भाई अक्षित मुझे बचा लेगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी हेल्प मेरे ऑफिस के स्टाफ ने की है। मैं उसे ढूंढकर उसे और तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकूंगा। गौरी को लेकर जाने लगा, पर गौरी पलटकर पवन को थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, किसी औरत को गलत कहने से पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हें भी एक औरत ने ही जन्म दिया है। मुझे शर्म आती है सोचते हुए तुम्हारी माँ की परवरिश कितनी गंदी है। गौरी अथर्व के साथ पवन के केबिन से चली गई। अथर्व गौरी को लेकर अपने केबिन में आ गया। रात हो गई थी इसलिए ऑफिस में कोई नहीं था। अब वहां अथर्व और गौरी ही थे। केबिन में आते ही गौरी फूट फूट कर रोने लगी। अथर्व ने गौरी को चेयर पर बैठाया और चोट पर दवा लगाने लगा। अथर्व गौरी से कुछ नहीं कह रहा था। अथर्व ने गौरी को सीने से लगाते हुए उसके माथे पर किस कर लिया। गौरी ने अपने दोनों हाथ अथर्व की कमर पर लपेट लिए और सुबकती रही। गौरी ने सुबकते हुए कहा, सर सुबह के लिए आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, गलती से मेरा हाथ उठ गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अथर्व ने कहा, तुम अभी भी उस बात को लेकर बैठी हो? अथर्व ने कहा, गौरी रात बहुत हो गई है, चलो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर अथर्व जाने लगा तो गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी ने कहा, मेरा कौन इंतजार कर रहा होगा? आज मुझे घर नहीं जाना, मैं थक गई हूँ, मुझे इन सबसे आज़ाद होना है। मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, अब मैं किसी के दबाव में नहीं रहूंगी। मुझे इन सबसे आज़ाद कर दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। मुझे घर नहीं जाना, मुझे हमेशा आपके पास रहना है। गौरी ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। अथर्व जानता था जो पवन ने किया है, गौरी उस कारण ये सब बोल रही है। गौरी अपने होश में नहीं है, बाद में गौरी को अपने शब्दों पर पछतावा होगा। गौरी अथर्व के सामने खड़ी हो गई और अथर्व के गाल पर किस कर लिया। अथर्व के हाथ भी गौरी की कमर तक पहुंच गए, एक दूसरे को गले लगा लिया। गौरी अभी होश में नहीं थी, लेकिन अथर्व अपने होश में था। अथर्व ने गौरी के बालों को सहलाते हुए कहा, गौरी अभी सही टाइम नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी से पहले तुम्हारे साथ कुछ भी करके मैं अपनी नज़र में गिरना नहीं चाहता। थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। गौरी ने अथर्व के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, अब मुझे इंतजार नहीं करना, मुझे आपके साथ सुकून की जिंदगी चाहिए। बहुत भाग ली अपने आप अपने जज्बातों से, मगर आज मुझे कुछ हो जाता तो मैं मर जाती, लेकिन मैं मरने से पहले आपके साथ जीना चाहती हूँ। इतना कहकर गौरी ने अपनी आंखें बंद करके अथर्व को किस करने लगी,
लेकिन अथर्व रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। गौरी किस करने के बाद अथर्व से थोड़ी दूर हुई। अब गौरी अथर्व को देख भी नहीं रही थी। उसकी नजरें शर्म से झुकी हुई थी। लेकिन गौरी क्या चाहती थी अथर्व वो अच्छे से जानता था। गौरी धीरे से अथर्व के सीने से लग गई। अथर्व की समझ में नहीं आ रहा था कि वो गौरी को कैसे समझाए। आज गौरी पूरी तरह अथर्व को समर्पित थी और अथर्व इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहता था। अथर्व ने एक हाथ गौरी की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से गौरी के बालों को सहलाते हुए कहा, गौरी ये सही वक्त नहीं है, तुम होश में नहीं हो। गौरी ने अपना चेहरा अथर्व के सामने किया और उसे कहने लगी, प्लीज अथर्व आज खुद को मत रोको, प्लीज मुझे आपकी ज़रूरत है। अथर्व को डर था कि अगर वो गौरी के करीब गया तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो गौरी का फायदा नहीं उठाना चाहता था। अथर्व ने कुछ सोचकर गौरी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामकर अपने लिप्स गौरी के लिप्स से जोड़ दिए। अथर्व गौरी को डीप किस कर रहा था। गौरी भी उसके किस में खोसी गई थी। अथर्व गौरी को किस करते हुए कॉलर बोन पर आ गया। गौरी सिसकियां लेने लगी थी। अथर्व गौरी को बहुत ही प्यार से हैंडल कर रहा था। उसके हाथ लगातार गौरी के शरीर पर चल रहे थे। अथर्व का एक हाथ गौरी की कमर को सहला रहा था। गौरी धीरे धीरे मदहोश हो रही थी। अथर्व ने गौरी को गोद में उठाया और केबिन के सोफे पर लिटा दिया। अथर्व गौरी के ऊपर आ गया और लगातार किस करने लगा। अथर्व कभी कॉलर बोन तो कभी गर्दन पर किस करता। अथर्व गौरी को थोड़ा उठाकर उसका सूट निकालने लगा। तभी गौरी अपने होश में आई और अथर्व का हाथ पकड़ लिया। लेकिन गौरी ने अथर्व की तरफ नहीं देखा और ना ही कुछ कहा। अथर्व के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अथर्व ने गौरी के कपड़े सही करते हुए कहा, अब घर चलें। गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अथर्व की तरफ देखने की अब उससे हिम्मत नहीं थी। अथर्व सोफे से खड़ा हुआ और उसने अपना एक हाथ गौरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो घर चलते हैं, लेकिन याद रखना मेरी ये रात तुम पर उधार रह गई। जब मेरा मन करेगा तब मैं ले लूंगा और तुम मुझे रोकोगी नहीं, क्योंकि तुमने खुद मुझे इसका हक दिया है। गौरी शर्म के मारे ना तो उसको देख रही थी और ना ही उसकी बातों का जवाब दे रही थी। अथर्व ने गौरी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर ऑफिस से बाहर आ गया। करीब 1 घंटे बाद अथर्व ने गाड़ी गौरी के घर के बाहर रोक दी। गौरी जाने लगी तभी उसे कुछ याद आया। गौरी वापस आकर अथर्व को देखकर कहने लगी, सर प्लीज मुझे लेने जल्दी आइएगा, मैं इस घर में और नहीं रहना चाहती। अथर्व ने अपना एक हाथ गौरी के गाल पर रखते हुए कहा, थोड़ा सा और इंतजार, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी। गौरी मुस्कुराकर घर के अंदर चली गई। गौरी जब अंदर आई तो उसकी माँ रेखा गुस्से में कहने लगी, इतनी देर क्यों हो गई आने में। गौरी ने रेखा की बात को इग्नोर करते हुए कहा, वह आज ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गया। रेखा ने कहा, तुम्हें जॉब करने की परमिशन इसलिए दी थी कि तुम 6 बजे तक घर वापस आ जाओ, इसलिए नहीं कि तुम रात के 10 बजे घर आओ। आज गौरी के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से गौरी को रेखा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरी ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ और ना ही आपकी गुलाम जो आपकी हर बात मानूं। रेखा ने गुस्से में गौरी के ऊपर हाथ उठा दिया पर गौरी ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। गौरी का ये रूप देखकर सब हैरान थे, लेकिन रेहान और विक्रम बहुत खुश थे। गौरी ने गुस्से में कहा, माँ आप आज के बाद गलती से भी मेरे ऊपर हाथ मत उठा देना, वरना मैं बड़े का लिहाज भूल जाऊंगी। इतना कहकर गौरी ने रेखा का हाथ झटक दिया और अपने कमरे में चली गई। गौरी अपने कमरे में आई तो उसका मूड बहुत खराब था। नजर उठाकर देखा तो विक्रम गेट की तरफ सहारा लेकर हाथ बांधे खड़ा था। विक्रम ने गौरी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और गाना गुनगुनाने लगा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या। गौरी ने विक्रम को एक स्माइल दी। विक्रम की बातों से गौरी को थोड़ी शर्म आ रही थी और गौरी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। विक्रम ने गौरी को थोड़ा छेड़ते हुए कहा, आय हाय देखूं तो मेरी दोस्त शर्माते हुए कैसी लगती है। विक्रम की बात सुनकर गौरी को और ज्यादा शर्म आ गई। गौरी ने विक्रम को लगभग बाहर धकेलते हुए कहा, जाओ यहाँ से। विक्रम ने फिर भी पलट कर कहा, मुझे बता तो दो शादी की तैयारी कब से करनी है। विक्रम की बात सुनकर गौरी को हंसी आ गई। गौरी आज बहुत खुश थी, मुस्कुरा रही थी। गौरी ने खुद के लिए स्टैंड लिया, अपने बारे में सोचा। यह सब अथर्व के प्यार का असर था जो गौरी को स्ट्रांग बना रहा था। विक्रम ने फिर पूछा, बताया नहीं गौरी तुमने, कब आ रहे हैं भैया बारात लेकर। गौरी ने कहा, अभी टाइम है, उन्होंने वेट करने के लिए कहा है। विक्रम ने कहा, और ये जो तुमने अभी आंटी को दिन में तारे याद दिला दिए, ये भी भैया ने करने को कहा था।
गौरी ने हंसकर नामे गर्दन हिला दी। विक्रम गौरी के कमरे में रखी चेयर पर बैठते हुए बोला, और क्या कहा है अथर भैया ने, जरा मैं भी तो सुनूं। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं कहा है, तुम जाओ। विक्रम ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, क्या बात है, मतलब मैं सब कुछ करूं, तुम्हें पार्टी में लेकर मैं जाऊं, तुमसे अथर्व के लिए झगड़ा मैं करूं, घर वालों से बहस मैं करूं, और तुम मुझे ही नहीं बताओगी कि भैया ने क्या क्या कहा है। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना प्यार कन्फेस कर लिया है, बस, और क्या। विक्रम ने थोड़ा शरारती अंदाज में पूछा, फिर तो भैया ने किस भी की होगी। गौरी ने पास रखे एक डंडे को उठाकर कहा, विक्रम यहाँ से भागो, चलो निकलो मेरे कमरे से, अब तुम ऐसी बातें भी करोगे मुझसे। विक्रम गौरी के कमरे से बाहर चला गया। फिर भी उसने कमरे में झांक कर पूछा, गौरी बता भी दो, किस की भैया ने। गौरी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। विक्रम ने गौरी की बलाएं लेते हुए कहा, हाय गौरी, बस ऐसे ही खुश रहना। विक्रम अपने पापा के साथ अपने घर चला गया था। विक्रम अपने कमरे में आया तो खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने दिल में दर्द भी महसूस हो रहा था। विक्रम गौरी को पसंद करता था, लेकिन अपने घर वालों के बिहेव की वजह से उसने कभी गौरी से नहीं कहा। विक्रम पूरे तरीके से गौरी के प्यार में डूबता उससे पहले ही उसने खुद को संभाल लिया, ताकि वह कभी अपनी लिमिट कभी क्रॉस न कर दे। विक्रम ने खुद को तो रोक लिया था, लेकिन उसे अब गौरी के लिए अच्छी जिंदगी चाहिए थी। विक्रम जब भी गौरी को देखता तो उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन विक्रम कुछ कर नहीं पा रहा था। विक्रम ने गौरी की पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया, गौरी को बहुत अच्छे से समझाता था, और गौरी अच्छे से समझकर अपनी पढ़ाई करती थी। विक्रम के मन में कई बार गौरी को अपना बनाने का ख्याल आया, लेकिन विक्रम ने अपने सारे ख्यालों को झटक दिया। विक्रम का प्यार अब गौरी के लिए इज्जत में बदल गया। विक्रम दिल से गौरी के लिए अच्छी जिंदगी चाहने लगा। विक्रम को जब पता चला था अथर्व गौरी से प्यार करता है, तो विक्रम गौरी को लेकर बहुत खुश था। अथर्व एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था। विक्रम ने अपने मन में ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अथर्व की शादी गौरी से करवा कर ही रहेगा। इसलिए वह गौरी को हमेशा सपोर्ट करता था। विक्रम को गौरी जैसी लड़की चाहिए थी, और विक्रम को विशाखा में गौरी नजर आती थी। विशाखा विक्रम को बिल्कुल गौरी जैसी लगती थी, इसलिए कहीं ना कहीं विक्रम विशाखा से अट्रैक्ट था। इसीलिए ही विक्रम विशाखा को गौरी की बहन कहता था। थोड़ी देर गौरी के बारे में सोचते हुए विक्रम को नींद आ गई। ठाकुर निवास। आज तो अथर्व के तेवर ही अलग थे। अथर्व इतना खुश था कि उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। आरका ने अथर्व को नोटिस कर लिया। आरका के हाथ पैर में अभी भी चोट थी, लेकिन फिर भी वह डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आई थी। आरका ने अथर्व से पूछा, क्या हुआ, इतना खुश क्यों है। अथर्व ने धीरे से आरका के कान में कहा, बारात की तैयारी कर लो, अब जल्दी लेकर चलनी है, अपने देवर की बारात। अथर्व की बात सुनकर आरका तो बहुत खुश हो गई। आरका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या सच्ची सच बोल रहे हो। अथर्व ने आरका को आंख दिखाकर चुप रहने के लिए कहा। आरका को भी समझ आया कि उसने कितनी तेज आवाज में बोल दिया, और चुपचाप खाना खाने लगी। आरका ने धीरे से अक्षित के कान में कहा, सुना तुमने, गौरी मान गई। अक्षित ने कहा, हाँ सुन लिया, पता है मुझे, गौरी ने फोन करके बताया था। आरका ने मुंह बनाते हुए कहा, यार तुम्हें सब पहले ही पता होता है, फिर तुम मुझे क्यों नहीं बताते। अक्षित ने कहा, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, किसी की सास नहीं जो तुम्हारे साथ गॉसिप करूंगा। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन अथर्व, आरिका अक्षित के कमरे में थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।